क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? इज़ इट विज़िबल? जी। कल तक हम सबने क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? जी मैम। जी, स्क्रीन भी अवेलेबल है? जी, ओके, थैंक यू। हम आज अपनी एक बार देख लेते हैं कि हम अब तक क्या-क्या पढ़ के आ चुके हैं, हम एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है? हमारा सिलेबस में जो था स्लीप स्टेजेस है, स्लीप डिसऑर्डर्स है और ब्रेन वेव्स के बारे में मेजरली है, ठीक है? मेजरली है, ठीक है? एक बार देख लेते हैं कि हमने कितना सिलेबस अपना कवर कर लिया साइकोलॉजी की क्लास में। हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया ऑल्टर स्टेट का, ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हम कवर कर चुके, करेक्ट? जी, हाँ जी, हमने कर लिया। स्टेजेस ऑफ स्लीप हमने उसका जो अंडर टॉपिक है, वो कर लिया? हाँ जी, कर लिया। स्लीप डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिए? जी, कर लिया। अब हम बिहेवियरल साइकोलॉजी यानी कि पहले हम पर्सनैलिटी जो हमने कल स्टार्ट किया है, हम वो पढ़ रहे हैं। देन वी गो टू द बिहेवियरल साइकोलॉजी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है? पहले उनका साइंस कि किस तरह से है, मतलब मेडिकली हाउ इट वर्क्स, उसको देखेंगे। फिर उनका बेस क्या है, किस बेसिस पे चेंज हो रही है या किस बेसिस पे वो एक रूप लेती है अपना, उसको हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? पर्सनैलिटी ये रहा, इसी का साथ का ही पार्ट है ये, इसलिए पहले ये आता है, उसके बाद हम बिहेवियरल साइकोलॉजी को समझ पाते हैं, ठीक है? पर ये इसी का ही वैसे सब टॉपिक है ये, ठीक है? तो पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम उसको समझ पाते हैं, ठीक? तो हमने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आज हम करेंगे और इसके आगे का यानी कि हेरिडिटी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, फेसेट्स ऑफ एंड स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमने देख लिया था कि इनेट पर्सनैलिटी कैसी होती है और एक्वायर्ड कैसी होती है, ये कल हमने समझ लिया था, ठीक है? आज हम इसके बारे में थोड़ा-सा और चर्चा करेंगे। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसी होती है, इंटेलिजेंस किसी की, सोचने का तरीका, किसी चीज़ पे रिएक्ट करने का तरीका कैसा होता है, वो भी हम कवर करेंगे। जैसे कि सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग और उनकी डेफिनिशन और उसके प्रकार। उसके बाद हम जाएँगे मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के अंदर आप इसको ऐसे समझेंगे कि मेंटली कोई भी इंसान जो उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, वो कब डिस्टर्ब हो सकता है। अगर उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो हम कहते हैं नहीं-नहीं ये इंसान सुसाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं। उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को हम अच्छे से देख चुके हुए हैं और उसकी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रॉन्ग रही होगी, तभी वो इतने अच्छे से अपने को गवर्न कर रहे हैं। तो हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि मेंटली दैट पर्सन मस्ट बी वेरी फिट। उसको इस प्रकार का तो कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि वो इस प्रकार का ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं, कोई इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, सुसाइडल कदम उठा सकते हैं या कोई किलिंग के ऊपर। तो इस तरह से हम इस मेंटल हेल्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हम कुछ स्टेप्स में क्या होता है, जब हम योग में होते हैं और जो इन रियल लाइफ होता है, हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को समझने का ना अलग-अलग बहुत सारे वेरिएंट्स हैं हमारे पास। अलग-अलग तरीका आप कह सकते हो हमारे पास अवेलेबल है कि कभी हम इस स्तर पे जज कर लेते हैं, कभी इस स्तर पे देखने का प्रयास करते हैं, जज नहीं, देखने का प्रयास करते हैं और सामने वाले को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ यानी कि कोई कितना फ्रस्ट्रेशन में है, ये प्रमुख दिखता है, ठीक है? पहले हमें ये क्या दिख रहा है, ये तो हर बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं। या ये तो सोता ही नहीं है रात भर या फिर ये डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो हमें दिखते हैं। फिर उसके बाद हम धीरे-धीरे उनकी कॉग्निटिव लेवल पे जाना शुरू करते हैं कि कैसे बिहेव करते हैं वो। फिर हम देखते हैं अच्छा इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये थोड़ा साथ-साथ चलता है, ठीक है? थोड़ा साथ-साथ चलता है और ये सेकंड नंबर पे चलता है। सेकंड नंबर में मीन्स पहले मेंटल हेल्थ को हम देख पाते हैं दूसरों की कि फ्रस्ट्रेशन है या दिख रहा है मुझे ये चिड़चिड़ाहट बहुत जल्दी हो जाती है। अरे! मैं तो आराम से बात की थी, ये तो भई इनको पता नहीं क्या हो गया ऐसे अजीब तरीके से बिहेव करने लगे। तो ये जो बिहेवियर एस्पेक्ट है हम उसको देखना शुरू करते हैं। फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्या होगा? फिर हम देखते हैं कि किस तरह की पर्सनैलिटी रही हुई है या किस तरह की आज की डेट में ये पर्सनैलिटी है। उनके सोचने, विचारने का तरीका फिर हम देखने का प्रयास करते हैं। ये चलता बहुत जल्दी-जल्दी साथ-साथ में है, पर अगर हम गहराई से देखें तो ये एक के बाद लेयर बाय लेयर खुलती जाती हैं। ठीक है? आई होप इतना क्लियर है। ठीक है? इतना हम कर चुके, अब हम आगे का पर्सनैलिटी से कवर करेंगे आज।
ब्रेन वेव्स को प्लीज़ याद कर लीजिएगा, डिसऑर्डर्स की जो लिस्ट है, उसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है? क्वेश्चन्स आते हैं। चलें, एक बारी हमने कल देखा था इसके बारे में कि पर्सनैलिटी क्या चीज़ है, वो एक मास्क है, मीनिंग हमने देखा था साइकोलॉजिकल और फिज़िकल ट्रेट्स बताता है हमें पर्सनैलिटी। और डेफिनेशंस जो हैं वो ज़रूर याद कर लीजिएगा कि किस-किसने कितनी डेफिनेशंस दी थी। ये आपका अपना एक चार्ट बना हुआ होना चाहिए इसका। क्या बना हुआ होना चाहिए? एक चार्ट आपका इसका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है? कि किस-किसने क्या-क्या बातें बोली। अब आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी कि इतनी लंबी लाइन जो उन्होंने लिखी हुई है, ये नहीं लिखनी। तो आपने क्या करना है, आपने इनके मेजर पॉइंट्स जो हैं, जो इनके बड़े-बड़े जार्गन्स हैं, वो आपने यूज़ करने हैं। मीन्स ये वाले जार्गन्स, ठीक है? जो भी जार्गन से ये यूज़ करे हैं इन्होंने, बड़े-बड़े वर्ड्स जिसके साथ जिसकी वजह से ये डेफिनेशन बन पाई है, आप उन्हें याद करने का तरीका आपका ऐसा होगा, ठीक है? पर्सनैलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक ऐसे करके, ठीक है? देन ऑलपोर्ट की आ गई, थर्ड डेफिनेशन, फोर्थ ये कैम्ब्रिज के हिसाब से, फिर आ गई आरबी कैटल के अकॉर्डिंग, देन लास्ट फिर हमारा एक बनता है कि क्वालिटीज़ कैसी होती हैं एक गुड पर्सनैलिटी की। गुड पर्सनैलिटी की क्वालिटी हम क्या कहेंगे कि हाँ, इसकी पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव है। इसके साथ रह के या इनको मिल के या इनको देख के एक अजीब-सी खुशी मिलती है। मतलब बहुत ना इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, तो वो कैसे होते हैं वो लोग? वो होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के। आप उनके साथ जितना मर्ज़ी गलत या उनके आस-पास जितना मर्ज़ी गलत रहा या सिचुएशंस उनके अगेंस्ट रहीं, मैं ये बोलूँगी। तो उस सिचुएशन में भी उन्होंने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड छोड़ा नहीं, हर बार और गहराता चला गया वो। जैसे कि अभी एग्ज़ाम्पल हम हाल ही में ले लेते हैं, कुछ लोगों का एग्ज़ाम निकला होगा, कुछ का नहीं निकला होगा। अब कुछ ने कहा होगा बस मेरे बस की नहीं है, इतनी पढ़ाई-लिखाई मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही। किसी ने कहा होगा नहीं, मेरे थोड़ा-सा रह गया मैं इसको और करके दिखाऊँगी और अच्छे से करके दिखाऊँगी और अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा या आऊँगी। किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड रहा ना और किसी ने कहा चलो कुछ नहीं होता मेरे फिर वो अपने अवलोकन करेंगे, मैंने कहाँ-कहाँ गलती करी, मुझे इस बार ये गलती रिपीट नहीं करनी है, ठीक है? मैं इसको इस तरह से करूँगी और बाकी की जो चीज़ें हैं, मुझे इस तरह से अलाइन करनी है। सो सी इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि आप उस चीज़ को किस तरह से लेके चल रहे हो। साथ में और किन चीज़ों को आप और पॉजिटिवली लेके चल रहे हो। फेलियर तो आने हैं, अब वो चाहे करियर में आए या निजी ज़िंदगी में आए, फेलियर तो आने हैं। आप किसी भी प्रकार के फेलियर को कैसे अपनी निजी ज़िंदगी में, अपने करियर में, उसको कैसे डील करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी बच्चे के अगर बहुत पास में आके नंबर रुक जाते हैं, तो उसका संकेत यही है कि आपको बहुत कुछ आता है, रिवीजन आपकी अच्छी है, आपको सिर्फ़ क्वेश्चन्स अच्छे से सॉल्व करने हैं। दूसरा क्या आता है, किसी के नंबर बहुत कम आए हैं, इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने की बहुत प्रॉब्लम है। आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं याद। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्सेप्ट को समझने की। प्रॉब्लम ये है कि उसको टेक्निकल वर्ड क्या है या फिर कह लीजिए कि उसको उस मतलब जो टेक्निकल वर्ड है या कहें मेडिकल वर्ड क्या है या फिर उसको किताबी भाषा में उस चीज़ को क्या कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम बड़े-बुज़ुर्ग के पास जाएँ, ये साइकोलॉजी हमें उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास उसका अपनी भाषा में अपना बहुत ही निजी क्या कहें कि उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि उन्होंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो वो अपनी भाषा में तो आपको पूरी बात समझा जाएँगे। लेकिन जब किताबी भाषा आएगी, ऐसे शब्द आएँगे, वहाँ उनको थोड़ी-सी दिक्कत करेगा। तो कई लोगों के साथ क्या है, कॉन्सेप्ट तो कंप्लीटली क्लियर है। प्रॉब्लम हमको कहाँ आती है, किस किताब में क्या बात लिखी है, ये प्रॉब्लम करता है। योग की तो सारी बातें समझ जाएगी कि कुंडलिनी क्या है, चक्रा क्या है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सब यहाँ पे। तो पॉज़िटिव एटीट्यूड में उन्होंने ये लिखा कि डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट जार्गन्स, डिफरेंट सीक्वेंस और एक डिफरेंट वे है प्रोजेक्ट करने का योग को। तो वो उन्होंने ऐसे उसको याद करना है कि इस इंसान ने ये बात इस तरह से प्रोजेक्ट करी। इनका कहने का तरीका ये था। जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ़ उनकी बात कर रही हूँ। तो ऐसे लोगों का पॉज़िटिव एटीट्यूड है, जो इस चीज़ को कैसे डील करना है, वो फिर उस चीज़ को समझते हैं और फिर वैसे डील करते हैं, रेदर देन सिर्फ़ एक फेलियर का टैग लेके वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, मेरे से तो आगे होगा ही नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ या मैं छोड़ रही हूँ। ये भी पॉज़िटिव एटीट्यूड है। क्यों पॉज़िटिव एटीट्यूड है? क्योंकि उनको पता है, मैंने 1-2 बार देके देख लिया, इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है और मैं पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं हूँ। इतना पढ़ने वाले बच्चों में से मैं नहीं हूँ। हो गया था तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। पॉज़िटिविटी यहाँ पे ये रही कि उन्होंने
अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, रेदर देन दूसरों को देखकर अपने आप को उस जगह पे लाने की ज़बरदस्ती नहीं करी। ठीक है? अपने आप को जानने की जो उनकी जर्नी थी, वो सफल रही। ऐसे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं, रेदर देन एक फेलियर को अपने दिमाग में रखने वाले। ठीक है? और वो क्लियरली कहते भी हैं अपनी लाइफ में कि हमने ट्राई किया था, नहीं हुआ बिकॉज़ उसके बाद फिर हमें समझ आ गया कि ये लाइन या ये जगह या ये फील्ड या ये डेज़िग्नेशन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरफ जाना नहीं है। ओके? क्लियर आई गेस। फिर आता है वैल्यूज़। जो गुड क्वालिटी जो सॉरी जो क्वालिटीज़ हैं गुड पर्सनैलिटी की, उसके अंदर क्या आता है वैल्यूज़। आप किस चीज़ को कितनी वैल्यू देते हो। ऑफ कोर्स हम कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ज़रूरी भी है। तो वैल्यूज़ क्या है? फिर आता है फैमिली वैल्यूज़, कि आप फैमिली को कितना टाइम देते हो, किड्स को कितना टाइम देते हैं, आस-पास की सोसाइटी है उनको कितना टाइम देते हैं। हर चीज़ की वैल्यूज़ में आता है, ठीक है? बिलीव्स, आप परमात्मा में किस प्रकार से बिलीव करते हो? एनर्जी में बिलीव करते हो, परमात्मा ने में नहीं करते हो तो? और क्या बिलीव्स हैं आपके आपकी ज़िंदगी के? जैसे कहते हैं मेरा मानना ये है, जैसे मैंने अभी अभी मैंने कई बार कहा कि पॉज़िटिव एटीट्यूड का मानना मेरे अकॉर्डिंग ये है, मेरा बिलीव वहाँ पे आया कि ये मेरी बिलीव्स। और कुछ बिलीव्स जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से 99% मिलते हैं। 1% होता है हमारे आस-पास की सराउंडिंग से हम एक्वायर्ड करते हैं। थोड़ा-सा ऊपर-ज़्यादा और हो सकता है, पर लेकिन जो लोग वैल्यू सिस्टम में फैमिली को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, तो उनकी बिलीव्स भी फैमिली से ज़्यादा निकल के आते हैं। मीन्स इंस्पायर्ड फैमिली से ज़्यादा होते हैं। ठीक है? मतलब उनको जो फैमिली ने सिखाया है या फैमिली से जो उनको बातें मिली हैं, सीखने को मिली हैं, उनके बिलीव्स भी कुछ इस प्रकार के ही होते हैं। ठीक है? कहते हैं ऐसे ही लोग मोटिवेटेड तो खुद तो होते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। नहीं बेटा हारो नहीं, आगे बढ़ो, करो आगे करो। और जानते नहीं है वो उसको सामने वाले को। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, नहीं जानते। कोई उसको नहीं जानता। स्टेज पे अगर कोई गलत परफ़ॉर्मेंस कर दे ना या ज़रा-सा घबरा जाए, तो ये हमारी भी इनेट प्रॉपर्टी होती है। हम कहते हैं, "नहीं-नहीं, तुम अच्छा सा कर सकते हो, करो, 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 करो।" हम उसको कहते हैं, जबकि हम नहीं जानते वो कौन है। बहुत ही बेसिक सा हम शायद नाम जानते हो उनके बारे में या कुछ थोड़ा बहुत जानते हो। हम तभी उनकी हेल्प करते हैं। कोई हमें रास्ते में कह दे कि प्लीज़ 1 मिनट मेरे ये सामान मेरा गिर गया, प्लीज़ थोड़ा-सा हेल्प कर दीजिए, ये थोड़ा-सा उठा दीजिए यहाँ से या कुछ कर दीजिए। या मान लीजिए इसके अंदर मोटिवेशन में थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे हेल्प करती हूँ। कोई जा रहा है रास्ते से और उनका सामान नीचे गिर गया, तो आप खुद अपनी कार में से निकल के उनके सामान आपने उठाया और उनको थोड़ा-सा पानी दिया, थोड़ा-सा उनको बिठाया, कहा कि थोड़ा-सा आप रिलैक्स कर लीजिए। फिर उन्हें अपनी दुःख भरी कोई बात बताने की प्रयास किया और बताया भी। पर आपने उनको यही कहा कि चलें, इस सबको भूल जाएँ, आप आगे बढ़ें। हो सकता है कि आगे चलकर और भी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास हों। और ऐसे लोग जो अच्छी सोच के साथ चलते हैं और उनको ज़रा-सा कोई प्रोत्साहन दे दे, तो वाक़ई में वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं। थोड़ा-थोड़ा प्रोत्साहन अगर हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों को बाँटना शुरू करें, ये एक गुड क्वालिटी है। किसकी? एक अच्छी पर्सनैलिटी की अच्छी क्वालिटी इसके अंदर गिना जाता है। तो आप कभी किसी को डिमोटिवेट मत करो, कुछ नहीं बोल सकते तो वहाँ से चले जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन किसी को निराश मत करो। आप कहते हैं नहीं हम तो सच बोलते हैं, थोड़ा-सा कड़वा लगता है तो क्या हो गया? नहीं, आपके कड़वेपन की किसी को ज़रूरत नहीं है। ना उन्होंने माँगा है और ना आपको देना चाहिए। तो अगर आप दे रहे हो, तो कुछ अच्छा दो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके घर में कोई मेहमान आया, तो आप अपनी पसंद का खाना मत दो। आप उन्हें वो दो जो उनको पसंद है, क्योंकि खाना उन्होंने है। ठीक है? तो ये किस में आता है? ये संगि ये हम किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। वो मोटिवेशंस आ गई, डिज़ायर्स आ गए और फीलिंग्स आ गई। किस तरह का भाव है दूसरों के प्रति, चाहे वो हेल्पिंग नेचर हो, काइंड नेचर हो, जैसे रतन टाटा जी का ही इज़ अ वेरी काइंड नेचर में। एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उनके जो मोटिवेशनल स्पीचेज़ हैं, वो वाक़ई में किसी भी इंसान को जगा देने वाली हैं। तो वो किस तरह की पर्सनैलिटी वो रहे हैं, उनके अच्छे-अच्छे ट्रेट्स हम सब जानते हैं। ठीक है? नेचर ऑफ पर्सनैलिटी हम सब ने कल पढ़ लिया था, क्लियर भी किया था हमने कि ये साइको-फिज़िकल यानी कि साइको लेवल यानी कि फ़िज़िकल सिस्टम जो होती है फ़िज़िकल सिस्टम जो होता है इनका, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्शन, वेट और हाइट को लेकर है, कि इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है इनकी, ठीक है? उसको देखकर हम थोड़ा-सा देखते हैं। जैसे कि मॉडल्स हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ मैं। और यौगिक पर्सनैलिटी होती है ना कि ये हमेशा सीधे बैठते हैं। यौगिक पर्सनैलिटी में क्या होता है? इंटेलिजेंस की बात करें, यौगिक लोग कम बोलते हैं। कैरेक्टर, वो हमेशा संयम में रहते हैं। कौन से हमारा संयम किसको कहते हैं हम इसको?
ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है? शाइनी, उनके चेहरे पे एक तेज होता है, वेट हमेशा कम होता है, हाइट जैसे मर्ज़ी हो, लेकिन चाहे कम है, चाहे ज़्यादा है, लेकिन उन्हें अपने आप को मेंटेन किया हुआ है एज़ अ योगी। इसमें ज़रूरी नहीं कि हाइट के बारे में बात हो, हर जगह पे, पर बहुत सी जगहों पे हाइट एक पर्सनैलिटी का ट्रेट माना जाता है, ठीक है? डायनामिक ऑर्गेनाइज़ेशन हमने समझ लिया था, मल्टी टैलेंटेड टाइप, ठीक है? कंसिस्टेंसी जो होती है बिहेवियर की, कि ऐसा नहीं है कि आज अच्छे हैं तो कल बुरे हैं, ऐसा नहीं है। मूड स्विंग्स इनके नहीं होते इस तरह से, एक बात जो कह दी तो कह दी, फिर वो उसको पूरी लाइफ़ फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि किसी ने अगर नॉन-वेज नहीं खाना तो पूरी ज़िंदगी नहीं खाना, तो ये कंसिस्टेंसी उनकी है बिहेवियर के अंदर, ठीक है? और एडजस्टमेंट एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है विद द सराउंडिंग, किसी भी माहौल में इनको दे दीजिए, ये उसमें अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। यूनिकनेस होती है, यूनिकनेस किसी भी भाग में हो सकती है, बोलने में, चलने में, उठने में, सोचने में। ख़ास तौर से यहाँ पे यूनिकनेस जो बात करी जाती है, वो थॉट्स की बात करी जाती है, ठीक है? होलनेस यानी कि जो पूरी की पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, ट्रेट्स हैं, वो कैसा है, ठीक है? पर्सिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का मैंने आपको कहा था, ये थोड़े से कन्फ्यूज़ करने वाले वर्ड्स हैं, पर आप एक बार समझिए कि तो आपको याद रहेगा। यानी कि ये क्या कहते हैं कि विल पावर कितनी है आपकी? आप कितना पैशनेट या डिटरमाइंड है कि मुझे ये चीज़ करनी है अपने गोल्स को लेके। जैसे कि अभी हम यहाँ बात करें तो पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की बात हो रही है, तो ये हम सब देखते हैं कि कितनी आपकी विल पावर स्ट्रांग है। विल पावर से मतलब ये आ गया कि अगर इस बार रहेगी तो नेक्स्ट टाइम कैसे करना है। डिटर्मिनेशन मीन्स मुझे और ज़्यादा समझना है अपने आप को। अपने आप को समझना है। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है? पेपर के पैटर्न को समझना है। ठीक है? डिटर्मिनेशन की वजह से आप पेपर के पैटर्न को समझने जा रहे हो ना। अदरवाइज़ आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि कैसा पेपर आता है या उसका पैटर्न कैसा है? आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो बुक्स रह गई होंगी, आप उन्हें मँगवाएँगे, आप उन्हें अच्छे से रीड करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्व करेंगे, पेपर के पैटर्न को और समझने का प्रयास करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप डिटरमाइंड है कि मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है? फिर सोशल एबिलिटी इनकी कैसी होती है? अच्छी होती है। किसी से क्या बात करनी है, कैसे करनी है, किस तरह का जवाब देना चाहिए, इनका आचार-विहार बहुत अच्छा होता है, ऑन पॉइंट होता है। गोल डायरेक्टेड होते हैं ये, पॉज़िटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ़, होल लाइफ़ कि मुझे अगर बिज़नेस खोलना है तो मुझे इसके अंदर झूठ या इसके अंदर मुझे करप्शन नहीं फैलानी है। मुझे एक ऐसा बिज़नेस बनाना है जिसके अंदर करप्टेड लोग नहीं हों। या 10 लोग हैं या 10 एम्प्लॉइज़ हैं, मैं उनकी देखभाल कर सकूँ या उनके जितने भी एज़ अ एम्प्लॉयी जो उनके लॉज़ के अंदर जो चीज़ें आती हैं, मुझे उनको फुलफ़िल करना है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सिर्फ़। अगर हम देखें तो बहुत सारे बिज़नेसमैन ऐसे ही हैं हमारे इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अपने एम्प्लॉइज़ का इतना ख़्याल नहीं रखते। बट वी ऑल नो टाटा ऐसा नहीं करता था। टाटा अपने एम्प्लॉइज़ का बहुत ध्यान रखता था। और वही एक ऐसे थे जिन्होंने उस ज़माने में ट्रस्ट को लेकर ट्रस्ट ऐसा जो सोशली यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करता रहे, वो उन्होंने बनाना शुरू किया था। और इसमें सब कुछ लॉ के तहत होता रहे, कोई भी इसके अंदर चोरी ना कर सके, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे रूल्स बनाए अपने ट्रस्ट के लिए। जिससे वो ट्रस्ट जो पैसा इकट्ठा करता था, उनकी जितनी भी कंपनीज़ थी, जितने भी इनका एम्पायर था, वहाँ से जितनी भी जगहों से उनको पैसा आता था, वो सीधा फिर इनके कैंसर हॉस्पिटल में जाता था। टू रन अ गुड कॉज़ फॉर अ गुड कॉज़ उन्होंने इस तरह के रूल्स बनाए, जिसमें कहीं से भी कोई करप्शन या कोई चोरी ना कर पाए। इस तरह से उन्होंने बनाया क्यों? उनका गोल अच्छा था कि मैं पैसा कमा रहा हूँ तो अपनी सोसाइटी को तो दूँ, मैं अपने देश को तो दूँ, यहीं से कमाया इसी की ग्रोथ में तो लगाऊँ। तो उनका नोशन कुछ इस प्रकार का था, ठीक है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी किस-किस भाव से हम उनको समझने का प्रयास करेंगे, किस किस दिखेंगे हम उनको कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं और बायोलॉजी फैक्टर अगर बोलोगे या फिर आप हेरिडिटी बोलोगे यानी कि खानदानी जो हमें पर्सनैलिटी जो हमें मिली है, वो किस प्रकार की होती है। अ, एक होती है फ़िज़िक कि आँखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, हाइट कैसी है, ठीक है? खाने-पीने की आदतें कैसी हैं, बोलने का तरीका कैसा है, ये सब कुछ उनको क्या है, बाय बर्थ मिला है। जन्म से ही उनको ये सब चीज़ें मिली हैं, उनके खानदान में इस प्रकार का है। तो ये उनका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, फ़िज़िकल हेल्थ जो मैंने अभी बताया। Then intelligence. Intelligence also considered as a considered a hereditary factor. Yes, कई जगह पे ऐसा है। अगर हम यहाँ पे अगेन हम रतन टाटा जी का हम एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे थे। तो अगर उनकी लाइन ऑफ ट्रेडिशन देखेंगे या लाइन ऑफ इंटेलिजेंस देखेंगे उनकी उनकी
खानदान में, तो आप ये देखेंगे एवरीवन वाज़ वेरी इंटेलिजेंट। सबने एक बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर बनाया और सभी देशभक्त भी रहे हैं और देश को और काइंडनेस उनके अंदर रही है। तो कहीं न कहीं उनकी इंटेलिजेंस और जो सोचने का और जो उनके थॉट प्रोसेस है, वो उनको हेरिडिटरी में मिला है। उनके साथ ये चलता रहा है। इसको आप एक और चीज़ से समझ सकते हो कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। क्यों? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये उस जगह पे ज़रूरी नहीं है जहाँ बच्चा कुछ और बनना चाहता है। ये वहाँ अलग है। लेकिन क्या बच्चे का पढ़ने का या उसकी जो सोच विचारने की जो क्षमता है, क्या वो विभिन्न हो सकती है? हाँ, वो भिन्न हो सकती है। डिपेंड कि पेरेंट्स में से जो दोनों पेरेंट्स हैं या उनके पीछे के भी जो उनके पेरेंट्स हैं, क्या वो भी इतने ही इंटेलिजेंट थे? अगर वो भी इंटेलिजेंट थे, आगे ये दोनों भी इंटेलिजेंट पेरेंट्स, फिर जो बच्चा है, उसके पास इंटेलिजेंस तो आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। पर वो किस फील्ड में लगा रहा है, ये अलग मायने हो जाते हैं। कोई उसको आर्ट्स में लगा रहा है तो वो बहुत बड़ा पेंटर बन गया, एक बहुत बड़ा स्केच ड्रॉ करने वाला बन गया या तो कुछ भी ऐसा, या इंटीरियर डिजाइनिंग उनकी बहुत अच्छी है या फैशन डिजाइनिंग उनकी बहुत अच्छी है। समझ बहुत अलग मिल जाती है। कुछ लोगों के घर में आप देखेंगे कि वो सब आर्टिस्टिक हैं, बहुत आर्टिस्टिक नेचर के हैं सारे के सारे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर आया है कि कलाओं को कैसे समझना है। जैसे हम बंगाल साइड पे जाएँ तो उनके अंदर ये हेरिडिटी है ना कि उनकी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस से मतलब यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि किसी चीज़ को समझने का तरीका या उसकी नज़रिया, उस चीज़ को समझने का, तो वो भी हमें हेरिडिटी यानी कि हमें हमारे खानदान से हमें मिलता है कि जैसे कि अगर हम समझे जैसे बंगाल साइड पे अगर देखेंगे ना वहाँ सिंगिंग बहुत है। ऑलमोस्ट हर घर के अंदर सबको सिंगिंग आती है यानी कि गाना 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 आता है। वहाँ इतना ज़्यादा प्रचलित है। साउथ साइड पे जाएँगे, वहाँ सबको भरतनाट्यम या क्लासिकल डांस की अगर हम बात करें, वो सबको आता है। ऑलमोस्ट हर घर के अंदर या कहें कि हर 10 घर में से 1 घर ऐसा है, जिसके अंदर साउथ इंडिया में वहाँ पे क्लासिकल डांस या कहें जो भी हमारे इंडियन फॉर्म्स ऑफ डांसेज़ हैं, उनके अंदर उनकी रुचि है और ऐसा कोई ना कोई करता हुआ या वो सीखा हुआ उनके खानदान में वो लोग होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है ना फिर खानदानी वो चीज़ मिलती है, ठीक है? जेंडर बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आ गया? जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सनैलिटी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ कॉल्ड द पैट्रियार्कल हेरिडिटरी। आदमी हो, तुम झुकोगे नहीं। आदमी हो, औरत के आगे हाथ उठाओगे, मतलब उस पे हाथ उठाओगे। तुम आदमी हो, किचन में नहीं जाओगे। तुम आदमी हो, घर का कोई काम नहीं करोगे। ये जेंडर पे है। तुम औरत हो, तो तुम ये काम करोगी। तुम औरत हो तो तुम्हें ऐसे ही बोलना है। तुम औरत हो तो तुम्हें ऐसे ही सोच विचार रखना है कि कल को सास कुछ ना कहे। क्या ये जेंडर वाली बायस्डनेस आप समझ पा रहे हो? क्या ये होता है? आप सब देखते आ रहे हैं, महसूस करते आते हैं कि आस-पास बहुत कुछ ऐसा होता है। जेंडर में ऐसा जेंडर मीन्स लड़का है, लड़की है। इस लिहाज़े पे भी बायोलॉजिकल यानी कि जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, वो आगे पास ऑन होते हैं। किस प्रकार से ये पर्सनैलिटी बनाई जाती है? लड़कियों को हमेशा सिखाया जाएगा बेटा आपने दूसरे घर जाना है, तो आप बोलना, चलना, उठना, बैठना आपकी डिग्री भी इनफैक्ट आपकी हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो या तो दूसरे घर में जाके एडजस्ट कर सके या फिर आप हमारा नाम रोशन करो या फिर आप हमारी बेइज़्ज़ती मत करवाना या फिर वो डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल ना हो, तो आप अपने पैरों पे खड़े हो सको, ठीक है? पहले के टाइम पे अलग होता था। पहले के टाइम में थोड़ा-सा हम सब जानते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट वे में बात होती थी। आज के टाइम में जॉब वाली लड़की है, तो उसको थोड़े अलग तरीके से उनकी परवरिश होती है। लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। उनको कहते हैं तुम अच्छी पढ़ाई-लिखाई करोगे, तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी या अच्छे घर के लोग तुम्हें अपनी लड़की देंगे, ठीक है? वरना कोई और नहीं देगा। आई थिंक आप जेंडर बायस के हिसाब से ये बात समझ पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है? फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि आपके आसपास का जो लोग हैं, सराउंडिंग है, किस प्रकार की सोसाइटी में आप रहते हैं, किस प्रकार के लोगों से आप मिलते हो, किस प्रकार के लोगों के बीच में आप खुद आप चूज़ करके उनके साथ उठते और बैठते हो। वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। कभी-कभी कुछ लोगों के आसपास इतने अच्छे लोग नहीं हैं, पर वो ऐसे लोगों के बीच में भी ज़्यादा उठते-बैठते भी नहीं हैं। थोड़ा अलूफ़ रहते हैं, अलग रहते हैं और अपनी सोसाइटी उन्होंने थोड़ी अलग बना रखी है। उन लोगों के बीच में नहीं है। तो ये उनके एनवायरमेंटल फैक्टर ही माने जाएँगे, ठीक है? एक बार इनके कॉमन टर्म्स के साथ देख लेते हैं। सोशल एनवायरनमेंट होता है, कल्चरल होता है, ज्योग्राफिकल होता है, फैमिली है और स्कूल है, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है।
सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? वो ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, आस-पड़ोस के लोग हैं, आपके खुद के दोस्त हैं। ये इनकी एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब कि ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि कैसे आप हैं। एक्वायर सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज। जैसे कि अगर इन सब एरियाज में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से ये आपको एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से आप इनको एक्सेप्ट करते हो। जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स, टीचर, नेबर्स और फ्रेंड्स के बीच में आप रहते हैं, या आप इनसे कुछ आप सीख रहे हो, आप इनसे कोई अच्छी क्वालिटी सीख रहे हो। एक तो हो गया सीखना, एक हो गया खुद कैसे आप रहते हो उनके बीच में। खुद का मतलब कैसे हो गया कि एक होते हैं कि बार-बार अपनी बातों की बढ़ाइयाँ करना। मेरे पास तो इतना है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है। एक ये चीज़ हो गई। और एक होता है कि इंसान ना कि सामने वाले को देखकर बात करता है कि मुझे ना कहीं से भी अपनी बढ़ाई करनी नहीं है। उन्होंने अपने आप को ऐसा बना रखा है और बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर उनके घर आप गए हैं या वो आपके घर आए हैं, तो बहुत सिम्प्लिसिटी आप लोगों की है, मिलने की है। कोई ब्रैगिंग नहीं करता, मतलब कोई अपने बारे में बढ़ा-चढ़ा के 10 बातें नहीं बताता कि मैं तो यहाँ गया, मैं वहाँ गया, देखो मेरी पोस्ट देखो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। गिफ्ट्स जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, आज के टाइम में हम सब जानते हैं ना गिफ्ट में क्या होता है, तुमने मुझे ₹10 का दिया, तुम्हें ₹20 का दूँगा। मैं तुम्हें अपनी ज़्यादा मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि अपने स्टैंडर्ड्स को दिखाने का प्रयास करूँगा। ऐसा होता है ना? वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर या सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर नहीं आता। जहाँ आप रिस्पेक्ट के साथ एक-दूसरे के साथ कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो, वो आता है सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब मीन्स आप दूसरे लोगों को कितना स्वीकार कर रहे हो और दूसरे लोग आपको कितना स्वीकार कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम आराम से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो दूसरा इंसान हमसे भी पहले प्यार से और आराम से बात करेगा। लेकिन अगर कोई चिल्ला के या गालियों के साथ अगर हमसे बात करे, ना तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, ना वो हमें एक्सेप्ट करेगा, अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है? अब लीडरशिप क्वालिटीज़ की जब बात आती है तो हम ये बात इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि आप अपने ऑफ़िस में काम करते हो, वहाँ पर उन एरियाज़ में, ठीक है? या किसी भी कोई ऑफ़िशियल या कहीं आप करियर वाइज़ आप इन एरियाज़ में अगर हैं, तो वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ किस तरह से आप निखारते हो, ठीक है? वहाँ पे आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, या आप दूसरों को कितना एक्सेप्ट करते हो, उनसे कितना सीखते हो। यहाँ दोनों तरफ से चलती हैं बातें, ठीक है? देन आता है कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर सिंपल सिंपल सी बात है कि आपने अपने कस्टम्स में से क्या चीज़ सीखी है। आप कैसे अपनी जीवन जब का दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं। जैसे हम योग में देखें, योग में क्या है, सुबह उठेंगे सबसे पहले हम लोग प्राणायाम करते हैं, या कुछ लोग पानी पीते हैं, या कुछ लोग पहले बाउल क्लीनिंग करते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, जो कि करेक्ट सीक्वेंस भी है। इसमें अगर हम पानी ना पिएँ, बाउल क्लीनिंग करी, वॉशरूम होकर आए, उसके बाद हमने आके प्राणायाम स्टार्ट कर लिया। ये भी एक सीक्वेंस है। कुछ कहते हैं कि नहीं, हम नहाएँगे, धोएँगे, प्रॉपर क्लीन होएँगे, उसके बाद अपना योग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि योग एक पूजा है। सबका अपना-अपना तरीका है। ठीक है? इसके अलावा और क्या तरीका होता है, जो नॉर्मल है, जो योग में नहीं है। दूसरे तरीके के लोग जो हैं, वो सुबह उठेंगे, नहाएँगे और फिर पूजा-पाठ करेंगे, फिर उसके पानी या अन्न का ग्रहण करते हैं, ठीक है ना? लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमसे तो नहीं होता, दवाई खानी होती है शुगर की, बीपी की, उनकी थायराइड की भी दवाई चल रही होती है, हम तो सबसे पहले सुबह उठ के ना चाय पीते हैं, या फिर ना इनको दवाई खानी होती है, ये दवाई खाते हैं, फिर उसके बाद ये ना जाके नहाते हैं, फिर ये ऐसे करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं। तो आपका किस तरह से है कि आप अपनी जो आपके कस्टम्स हैं, जो आपके कल्चरल वैल्यूज़ हैं, आप उसको पहले रख रहे हो, और क्योंकि अब बीमारी बीच में आ जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि बीपी की मेडिसिन लेनी है, किसी की मेडिसिन लेनी है। लेकिन इन्होंने अपने कस्टम्स को पीछे नहीं छोड़ा। मेडिसिन लेनी है, अब उठते के साथ लेनी है, ये उनकी एक मजबूरी है। और जब वो लेते हैं, उसके बाद भी वो अपने कस्टम्स फ़ॉलो करते हैं। वो उठते हैं, पूजा करते हैं, या गुरुद्वारे जाएँगे, या फिर मंदिर जाते हैं, या चर्च जाते हैं। जिस भी प्रकार से वो अपने कस्टम्स को पूरा फ़ॉलो करते हैं। कुछ लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, सबका अपना-अपना तरीका है, ठीक है? कुछ लोग नहाते के समय में श्लोक बोलते हैं। सबका अपना तरीका है, ठीक है ना? तो वो कस्टम्स कैसे हैं, वो कल्चरल वैल्यूज़ आप अपने आस-पास से कैसे इम्बाइब कर रहे हो, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और आपके ऊपर एक अच्छा इफ़ेक्ट डालती है। मैं इसका एग्ज़ाम्पल एक और देना चाहूँगी यहाँ पर। जैसे कि आपने कल्चरल वैल्यू में सीखा कि पूजा-पाठ का है, ठीक है? आप अच्छे से सीख रहे हो। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, या आपको कोई डिप्रेशन है, या आपको कोई ऐसा डिज़ायर है, आप कुछ चाहते हो मतलब जीवन में, तो उसमें ना सारी परेशानी आप परमात्मा पे छोड़ देते हो, कि परमात्मा मैं तो आप पे सब कुछ छोड़ दिया,
मेरा जो कर्म था मैंने वो कर दिया। वो मैंने सब कुछ अब आप पे छोड़ दिया है। तो कल्चरल वैल्यूज़ में आपको ये सब चीज़ें मिली हैं। जो लोग नहीं पाठ पूजा करते, वो लोग मान लीजिए वो प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में अपनी वो एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर है, वहाँ रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, वो ना तो योग को फ़ॉलो करते हैं, ना कल्चरल वैल्यू को फ़ॉलो करते हैं, वो कुछ अलग ही लोग हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग बस अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं, पास हुए तो भी उस पे ध्यान देंगे, फेल हुए तो फिर अपनी उन चीज़ों पे अलग तरीके से ध्यान देते हैं, मतलब कि क्या गलतियाँ रहीं, किस तरह से रहीं। वो कि अपनी स्ट्रेस को अपने या अपनी टेंशन को अपने साथ लेकर चलते हैं। वो किसी पे डाल नहीं पाते या उसे रिलीज़ नहीं हो पाते। और ऐसे लोग एज जल्दी करते हैं, ऐसे लोग बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं और रेस्टलेस रहते हैं हर वक़्त। तो क्योंकि उनके साथ टेंशन हमेशा भागते हुए या उनके साथ कहीं कि हर वक़्त उनके साथ चल रही होती है। तो ना तो कहीं पे उठ के आराम से बैठ के बात सोच पाते हैं और 10 चीज़ें सोच पाते हैं। वो एक ही के अंदर बहुत चीज़ें सोच पाते हैं या फिर अल्टरनेटिव ढूँढते रहते हैं। ठीक है? रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर हम बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं कि अभी ये महीना चल रहा है, हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए, वैसा नहीं खाना चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि अच्छा, आयुर्वेद में भी ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। फिर आपको पता चलता है, ओह! ये अच्छी चीज़ें हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर हम एक और चीज़ को ऐड कर सकते हैं, जैसे दादा-नानी या दादी माँ, नानी माँ हमें सिखाया करते थे, इसके साथ ये वाला खाना मत खाओ। सिखाया तो कल्चरली था कि इसके साथ ये वाली चीज़ मत खाओ। लेकिन इन रियलिटी वो मेडिकली या कहें साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली वो हमारे लिए कितना अच्छा निकला। ठीक है? वो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। तो ये कैसे उनकी लाइफ में आ गया और कैसे आप लोगों को निरोगी काया बनाया। ये एक अच्छी एग्ज़ाम्पल्स रहे हैं। ठीक है? देखिए, इनको ये वही कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कल्चरल एनवायरनमेंट या इस तरह का कल्चरल एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी आदतें अच्छी बनती हैं। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तो जिसमें वो कहना चाहते हैं जैसे आपकी हैबिट्स कैसी हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत, अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से देखें, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर हम सिख के हिसाब से देखें, वो कहते हैं अमृत वेला। तो उनको भी जल्दी उठना चाहिए। वो अपने कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से उन्होंने कैसी-कैसी हैबिट्स को अपनी दिनचर्या में लिया है, ठीक है ना? इस प्रकार से। ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, इसमें क्या हो गया, जैसे क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस कैसा है उस जगह पे। जैसे कि हमारा तो इंडिया है, इसमें तो हर जगह पे बहुत कुछ अलग-अलग जगह पे अलग-अलग है, ठीक है? अब कोई सर्दियों वाली जगह है, तो वहाँ पे उनका रहना, पीना, खाना सब कुछ उनके सोचने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। हमारे यहाँ पे हर स्टेट में अलग-अलग है। हर स्टेट का अपना-अपना एक क्लाइमेट है। तो वहाँ पे वहाँ की चीज़ें हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। वहाँ का जो आहार है, वो हम पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है। वहाँ की जो अगर हम पाठ पूजा भी देखें, कपड़े पहनने का तरीका देखें, वो कितना अलग है। वहाँ का डांस कितना अलग है, वहाँ की भाषा कितनी अलग है, ये सब, ठीक है। हॉट एरिया पीपल लेज़ी एंड ब्लैक, कोल्ड क्लाइमेट पीपल आर एक्टिव एंड कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखें तो फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर किस प्रकार से है कि जो फैमिली एनवायरनमेंट ऑफ ए पर्सन कंप्राइजेस एबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, कि माता-पिता वो उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें या किस तरह की उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। जैसे कि एक इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत मैटर करती हैं कि क्या बहुत ज़्यादा अमीर घर से हैं, बहुत ही ज़्यादा, मिडल में है या पुअर में है या एवरेज में है, कैसे हैं, उससे काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, फैमिली एनवायरनमेंट काफ़ी मैटर करता है। फिर पेरेंट्स भी आगे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, किस प्रकार से उनकी पेरेंटिंग कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है होता है, किसी की भी एक एनवायरनमेंट में, मतलब पेरेंट्स की या कहें कि फैमिली में उन सब से कुछ नया सीखना, ठीक है? ये भी हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। बिग फैमिली नीड नॉट टू फुलफिल। तो जैसे कि एक बहुत बड़ा परिवार है, या तो रोक-टोक ज़्यादा होगी, नहीं तो क्या होता है कि बहुत मिल-जुल के एक-दूसरे के साथ रह-रह के वो अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लेते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे या कहें कि बहुत बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ इसलिए ज़्यादातर टूटी हैं, क्योंकि कमाने वाले 2 या 3 लोग होते हैं या 1 होते हैं, बाकी सब खाने वाले होते हैं। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में हर कोई कमा रहा है, पर फिर भी न्यूक्लियर फैमिली के अंदर है। जानते हैं रीज़न क्या है? रीज़न यही होता है क्योंकि सबके अंदर एक बात आ चुकी हुई है कि हमसे या तो रोक-टोक बर्दाश्त नहीं है, ए, बी, इसके अंदर क्या है, उनको उनको होता है कि यार मुझे अगर बाहर काम करने जाना है या मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए मुझे या तो परमिशंस नहीं लेनी या फिर मैं वो चीज़ कर सकूँ
कोई मुझे उसके लिए मना ना करे, जो हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, या फिर मुझे कंट्रीब्यूट करना ही नहीं है, ये पैसा मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये बात को लेकर ज़्यादा लड़ाई होती है। तो जॉइंट फैमिली से या बिग फैमिली से छोटी-छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज़ उसकी बनने की वजह सबसे बड़ी ये रही है। अगर उन्हीं फैमिलीज़ का अगर एनवायरनमेंट अच्छा होता, हर कोई इसी प्रकार से रहता कि जो कुछ भी है सब कुछ सबका इक्वल है, इस प्रकार से रहता, तो कितना फ़र्क पड़ जाता है इस बात पे, ठीक है ना? तो वो फैमिली फैमिली इंटैक्ट रह पाती। जो आप कमा रहे हैं आप इक्वल शेयर दें, अपने घर के खर्च में। तो मैं ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं कोई इसमें लेक्चर नहीं दे रही हूँ। ये मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली ज़्यादा देखी जाती है इंडिया में। स्कूल का एनवायरनमेंट हम सब जानते हैं, स्कूल में ड्रग्स हैं, कंपटीशन है, या कहें कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, किस प्रकार से टीचर बच्चों को सिखा रही है या सिखा रहा है, किस तरह से बच्चा उनसे ले रहा है, क्या बच्चा इरिटेट तो नहीं कर रहा। कभी-कभी बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं, टीचर्स बिल्कुल सही होते हैं। कभी-कभी टीचर सिखाना नहीं चाहते हैं, कुछ ज़्यादा सिखाते भी नहीं हैं और बच्चे पे सारा ब्लेम डाल देते हैं। तो किस प्रकार का एनवायरनमेंट वहाँ से हमें सीखने को या उनसे चीज़ें मिलती हैं हमें। ये क्या इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी, जैसे कि स्पोर्ट्स को या कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी स्कूल प्रमोट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर आपका स्कूल क्रिश्चियन स्कूल था, कैथोलिक स्कूल है, तो आप या आपका बच्चा क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा समझ पाएगा रेदर देन सनातन धर्म को, ठीक? अगर किसी का कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी या कोई हम कह लेंगे स्कूल तो कम है इस बार, इस तरह से जहाँ पे सिखिज़्म को ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो वो ज़्यादा जो छुट्टियाँ मिलेंगी या हॉलिडेज़ मिलेंगी, वो सिखिज़्म ये या उस धर्म के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से ज़्यादा मिलेंगी। या वहाँ पे भजन कीर्तन उस टाइप के थोड़े ज़्यादा होंगे। जो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि सनातन धर्म का हिसाब से अगर हम देखें या चर्च के हिसाब से देखें, क्रिश्चियनिटी को मतलब देखें, तो वहाँ श्लोक चैंटिंग वगैरह कम होगी। प्रेयर में श्लोक चैंटिंग नहीं चलेगी। लेकिन अगर नॉर्मल स्कूलिंग में देखें, जो नॉर्मल है, ना तो वो किसी रिलीजन वाइज़ नहीं है, पर वहाँ पे श्लोक चैंटिंग भी चलती है, वहाँ अलग-अलग फैक्टर्स भी चलते हैं, वहाँ अलग-अलग तरीके से पढ़ाया-लिखाया भी जाता है। तो कल्चरल वैल्यूज़ भी आगे दे डू पुट फॉरवर्ड। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देती हूँ पतंजलि योग यूनिवर्सिटी का, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। सॉरी, पतंजलि जी का स्कूल का। तो वहाँ बच्चे को स्कूल में बाय लाइक एंटर करते ही आप समझिए कि वहाँ पे उनको योग भी सिखाया जा रहा है, श्लोक चैंटिंग भी सिखाई जाती है, शास्त्र भी पढ़ाए जा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, मैथ्स भी, साइंस भी, और बाकी के सब्जेक्ट सोशल, सोशल साइंस, ये सब कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ना। जो बाकी स्कूल पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ा रहे हैं। पर ये टुवर्ड्स ही सनातन धर्म की तरफ है। तो वहाँ पे श्लोक चैंटिंग और ये सब कुछ भी पढ़ाया जाता है, ये करवाया जाता है उनको, ठीक है? फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे-कैसे होते हैं, कि एक मेंटल डेवलपमेंट कैसी हो रही है। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब एक तो हो गया कि आप आस-पास के लोगों से कितना सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, उनसे आपने क्या-क्या सीखा, या उनसे आपने उनको क्या-क्या दिया। ऐसा अगर आप बड़े हैं, आपने उनको क्या दिया? और अगर आप छोटे हैं तो आप बड़ों को देखोगे, उनसे आप क्या-क्या सीख रहे हो। इसका एक बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है। अगर हम कहते हैं कि पेरेंट्स को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए बच्चों के सामने, कि जो माता-पिता बोलेंगे बच्चा वही सीखेगा, ठीक है? या वही करेगा। अगर कोई बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली है या उनका काम बिज़नेस का चलता ज़्यादा ज़्यादा चलता है, तो घर में बैठ के मीटिंग्स या उस तरह के डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी अडैप्ट करेगा बिज़नेस करना। वो बहुत जल्दी समझेगा बिज़नेस टेक्निक को। कोई सीए की फैमिली में वो बहुत जल्दी समझेगा कि कैसे अकाउंट्स चलता है। एक बहुत नॉर्मल सी बात है, हम देखते हैं, मैं थोड़ा-सा व्यंग में बोल रही हूँ इस बात को, पर ये सच भी है। सीए जितने हैं उनमें ज़्यादातर आपको बनिया मिलेंगे। और बनिए क्यों मिलते हैं? कि बनियों को ज़्यादातर होता है कि हमें सेविंग्स कैसे करनी है, हाउ टू सेव मनी। उनका बहुत बड़ा फ़ोकस इसी पे रहता है, बहुत बड़ा फ़ोकस इसी पे रहता है। तो इसलिए उनका जब सीए में अगर वो ध्यान जाता है ना, तो सीए में दे कैटर कि एक्चुअली हमें सेविंग्स करनी कहाँ से है, और उनको बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ भी करते हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है? और अगर हम देखें कि स्पिरिचुअलिटी में देखें, तो इस तरह से अलग-अलग डेवलपमेंट हमें विद इन द फैमिली हमें मिल रही होती हैं। कोई लॉयर है तो उसको बचपन से पता है कि 10 मतलब इतने लॉज़ तो उसका सेक्शन ये है, उसका सेक्शन वैसे है, ये है, वो है, इस प्रकार से। उनको वो मेंटल डेवलपमेंट मिलती रहती है। डॉक्टर है, तो बचपन से उनकी साइंस बड़ी अच्छी होगी, या ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह उनके घर में बड़ी अच्छी होगी उन लोगों उन बच्चों की। तो इस प्रकार से, ठीक है? ये अच्छा, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। एक्वायर्ड नॉलेज, जैसे मैंने बताया ना कि डॉक्टर हैं तो उनकी साइंस अच्छी होगी, कोई मैथमेटिशियन घर में है, मैथ्स के टीचर हैं, जैसे जैसे मान लीजिए आप सब
आगे चलकर योग के टीचर बनने वाले हैं, तो आप अपने घर में सिखाओगे ना सबको योग। उनको वो बातें पता होंगी जो एक आम इंसान को नहीं पता होंगी योग के बारे में। वो वर्ड्स पता होंगे, वो डिटेलिंग पता होगी, जो बाकी किसी और को नहीं पता होगी, ठीक है? और ये इनके साथ होता है कि आप एडजस्ट कैसे करें अपनी आस-पास के लोगों से, कैसे उठना-बैठना है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही पैसे वाले लोग हैं, इनका उठना-बैठना बड़ा अलग होता है, दिखावा बड़ा अलग होता है, इस प्रकार से। तो मेंटली उनको ये बता दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसी है और आस-पास कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, आपको उनसे क्या सीखना है और किस तरह से आपने खुद रिस्पॉन्ड करना है। तो ये इंटेलिजेंस को बनाता तो है ही है, पर साथ-साथ में आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी करता है, ठीक है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड का मतलब यही आ गया कि किसी भी इंसान को कहते हैं कि जैसे हम लड़कियों की बात करते हैं, कहते हैं कि ये लड़की कितनी एटीट्यूड में बात करके गई है। एक्चुअली वो कितने एटीट्यूड में बात करके नहीं गई है, ये गलत वर्ड है। वो कितने एरोगेंस के साथ बात करके गई है, ये बात हो सकती है। या फिर लड़की ने एरोगेंस नहीं दिखाया, पर वो वहाँ से चली गई है, उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करी। तो आप इस जगह पे आप एटीट्यूड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे किसी को हर्टफुल बात नहीं बोली गई है। या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड ऐसा बन जाता है, मैं सारे म्यार बताने का प्रयास कर रही हूँ यहाँ पर, कि हर तरीके से आप पॉजिटिव एटीट्यूड को और नॉर्मल एटीट्यूड को कैसे आप समझोगे। पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या हो गया कि कोई गिरा, उसको फटाफट से उसने मतलब खुद ही गिरा और उसने फटाफट से अपने आप को ब्रेस अप किया कि ओह नहीं, नहीं मुझे नॉर्मल मतलब अच्छे से करना है, मुझे और अच्छे से ये काम करना है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जैसे डांस में कोई गिर गया, कोई स्टेप गलत हो गया, बट उस इंसान ने अपने डांस को कंप्लीट करा, अच्छे से कंप्लीट करा, कोई एक स्टेप ही खराब हुआ था ना, बाकी सब कुछ तो उन्होंने अच्छा कर लिया। तो ये जजेस भी देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एटीट्यूड, ठीक है? विल पावर, किसी भी चीज़ से लड़ने की जो क्षमता होती है वो, ठीक है? मुझे ये अचीव करना है या मुझे करके ही रहना है, ये मैं करके दिखाऊँगा या मैं करके दिखाऊँगी, वो वाली बात। मोटिवेशन हम समझ चुके हैं कि सारी वही बातें रिपीट हो रही हैं, गुड क्वालिटी वाली, कि दूसरों को भी मतलब इन्होंने मोटिवेट करना है और खुद भी मोटिवेटेड रहना है। सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? चीफ फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सिचुएशनल जैसे कि हो गया कि इस सिचुएशन में आप बहुत कठोरता के साथ बिहेव करेंगे, इस सिचुएशन के अंदर बहुत कोमलता से रहेंगे। वैसे, जैसे होता है ना कभी-कभी बच्चों को आप हर वक़्त नहीं मारते हो, लेकिन कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चे ने वाक़ई में बहुत बुरा काम किया है, कि इसको थप्पड़ मारना पड़ेगा, इसको डाँटना पड़ेगा, इसको रूम में लॉक करना पड़ेगा या कोई मैं रूम में लॉक करना तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस बात के पर लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए। पर बच्चे पे थप्पड़ उठाना भी गलत है, पर बच्चे के अंदर थोड़ा-सा डर आप बनाने के लिए कोशिश करते हो। आप उन्हें कहते हो कि आपको मार पड़ेगी या हम आपको बहुत मारेंगे, आप घर आके देखिए, आपने ऐसा क्यों कहा था? आप उन्हें डाँटते हैं ना, तो क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि आपने देखा है कि बच्चे ने बड़ा गलत तरीके से बिहेव किया है, पर आप हर वक़्त ऐसा नहीं कर रहे हो। वो और भी गलतियाँ करता है बच्चा, पर आप इस तरह से बिहेव नहीं करते और ना ही बच्चे को पता है कि इस तरह से बिहेव होता है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं सिचुएशन में, मार्क्स अगर कम आएँगे या ज़्यादा आएँगे, तो पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, वी ऑल नो। अच्छे मार्क्स आएँगे तो बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, बुरे मार्क्स आते हैं तो बहुत डाँट पड़ती है, फिर उनको बहुत सारी उनकी चीज़ें बंद हो जाती हैं, टीवी बंद हो जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा, इस ढंग से, ठीक है? टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी किस प्रकार की होती हैं? 5 हमारी बड़ी-बड़ी प्रकार जो हैं, उनमें से 5 जो हैं सबसे प्रमुख हैं। एक ओपननेस यानी कि कितने खुले भाव के हैं या कहें कि हर चीज़ को कितनी खुले दिल से लेते हैं ये। कॉन कंसाइन कंसाइन ट सॉरी कंसाइशियसनेस ये हो गया जैसे कि आपका इंटरनली आप कैसे किसी चीज़ को करने के बाद या आपका कंसाइंस जो है आपको जवाब देता है कि ये सही चीज़ है, ये गलत है, ये कैसा है? एक होता है ना कि इंसान ने अ, मान लीजिए दुनिया को दिखाने के लिए कुछ लोग कुछ कर देते हैं। कोई ना कोई काम मान लीजिए कोई दान पुण्य कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल से फ़ील करके कर रहे हैं, ये एक चीज़ हो गई। एक होता है झूठ, उसका कॉन्शियस उसको अलाउ नहीं करता, वो झूठ बोलने के लिए या वो काम करने के लिए। उन्होंने पहले कभी नहीं करा, आगे भी नहीं करा, ठीक है? लेकिन किसी के दबाव में आके वो काम कर लिया, वो अपने आप को गुनहगार मानना शुरू कर देते हैं। इसको हिंदी में कैसे समझने का प्रयास करें कि कोई भी ऐसा कार्य जो आप कर रहे हो, लेकिन आपको इंटरनली पता है वो तो गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। या फिर
कोई अपने अच्छा कर रहा है कि आपको पहले से पता है कि अच्छा है, ये ऐसा है, ऐसे ही होना चाहिए। आप बहुत पॉजिटिव हो उस बात के लिए, ठीक है। फिर आता है एक्स्ट्रा वर्जन। एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब क्या हो गया, वो लोग जो कहते हैं ना कि बड़े आउटरेज नहीं, आउटरेजियस नहीं बोलेंगे, जैसे कि खुले दिल से, एक तो होता है खुले दिल से सबको अपनाने वाले, खुली सोच के, बहुत ही ओपननेस में, और एक होते हैं कि बढ़ चढ़ कर काम करने वाले, उस प्रकार से। एग्रीबल एग्रीबल एग्रीबलनेस, यानी कि हर एक के साथ रजामंदी रखकर काम करने वाले, कि सब, हाँ, सबको सबको देख के चलने वाले। जैसे होता है ना कि फैमिली में ऐसा ही होता है, जनरली फीमेल्स आर लाइक दिस। वो अपनी ओपिनियंस को, अपनी चॉइस को थोड़ा कम या नीचे कर देते हैं, बाकी सब अग्री कर रहे हैं, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, वो देती हैं, ठीक है। न्यूरोटिज्म, जैसे कि क्या हो गया, ये दिमागी तौर पे है, पर्सनैलिटी को हम अगर देखेंगे कि दिमागी तौर पे हम मान लीजिए किसी चीज को कैसे ले लेना है, सोच विचार ज्यादा करना, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहना, उस प्रकार से, ठीक है। इसको याद करने का जो उन्होंने बनाया ओशन, ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ओशन। ओपननेस को पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हमने देख लिया, पर्सनालिटी क्या होती है वो हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। मैम अब इसकी डिटेल कल देखें क्या? मैम टाइम हो गया। टाइम हो गया, अभी नहीं इसकी हुआ। डिटेल कल, इसकी 5 मिनट डिटेल कर कल सकते हैं, देखें। 5 मिनट भी देखिए, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कल से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। मैम आज रिसर्च का भी बहुत सारा हुआ है ना, तो ओवरलोड हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना होता